हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं रिगार्डिंग ओवरमैन माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लेक्चर्स को। तो काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था, काफ़ी दिनों से फीडबैक भी आ रहे थे, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल हो या फेसबुक हो, या फिर जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे भी यही फीडबैक और सजेशंस आ रहा था कि एक ऐसा क्रैश कोर्स डेवलप किया जाए जो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो, जिससे वो अपकमिंग जो सरदार या ओवरमैन की एग्जामिनेशन है उसमें उनको एग्ज़ाम देने में आसानी हो और वो जो एग्ज़ाम है उसमें आप सक्सीड कर पाएँ। जी हाँ, आप लोगों की सभी रिक्वेस्ट को हम लोग कंसिडर करते हुए हम लोगों ने एक नया कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है क्रैश कोर्स लेजिस्लेशन फॉर ओवरमैन माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन। ये जो कोर्स होगा इसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे, कोई भी अनवांटेड एक्सप्लेनेशन इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो जरूरी के प्रोविजंस हैं, जो जरूरी के रेगुलेशन या जो भी एक्ट सेक्शन जो भी हैं, सिर्फ वही डिस्कस किए जाएंगे और उनमें भी जो पॉइंट नेसेसरी है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस सिर्फ उसी को डिस्कस किया जाएगा विदाउट एनी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप के स्टूडेंट के लिए है और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा ये क्रैश कोर्स। तो इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नो नेसेसरी पॉइंट्स, अननेसेसरी पॉइंट्स, यहाँ पे कोई भी फालतू का पॉइंट्स इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो कहीं ना कहीं आपकी ओवरमैन या माइनिंग सार एग्जामिनेशन में पूछने लायक हों। इसके अलावा आपको फ्री शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी लेक्चर्स भी मिलेगा, यानी हर लेक्चर का शॉर्ट नोट्स आपको इसमें फ्री मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं जो भी पढ़ाया गया है कंटेंट लेक्चर में। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कोर्स वैसे स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल होगा जिनका कहीं ना कहीं पहले से ही कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। उनके लिए जो कोर्स है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जो बिगिनर्स है मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो प्राइम जो मेंबरशिप है ओवरऑल एमएस का वो ले लें। उसमें आपको बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, बट ये जो कोर्स होगा क्रैश कोर्स, इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है ओवरमैन मनी सरदार का विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कम टाइम में आपको ओएमएस या आईएमएस का एग्ज़ाम का जो सिलेबस उसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट आपका कोर्स होगा। ठीक है, मैं दावे के साथ तो यहाँ पे नहीं बता सकता कि कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगेगा, बट ये मैं कह सकता हूँ कि विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दिस कोर्स इन 4 to 5 और 3 to 4 मंथ्स में हम लोग इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें ये इंक्लूड होगा कोल माइंस रेगुलेशन 2017, माइंस एक्ट के प्रोविजंस, माइंस रूल के प्रोविजन, सी या 2010 यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोविजंस होते हैं माइनिंग में वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। रेस्क्यू रूल के प्रोविजन और माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के भी प्रोविजन डिस्कस किए जाएंगे। तो ये है क्रैश कोर्स फॉर ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर्स होगा फ्री होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन नंबर 3 to 9 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017। सबसे पहले हम लोग रेगुलेशन जो पढ़ेंगे उसमें सारा जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन उसको कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स एक्ट रूल, देन CEAR 2010 एंड लास्टली MVTR एंड रेस्क्यू रूल। ठीक है, तो आज की इस जो फ्री वीडियो होगा ये इंट्रो वीडियो है क्रैश कोर्स का। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो आएंगे बट ये फर्स्ट जो वीडियो है सबके लिए फ्री होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेगुलेशन 3 to 9 डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे 3 to 9 में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें रेगुलेशन नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग, यानी खान खुलने का नोटिस। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है बिफोर नोटिस, आफ्टर नोटिस, नोटिस फॉर द चेंज इन माइन बाउंड्री। ये तीन चीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, यानी खान खोलना है तो उससे पहले नोटिस भी दिया जाता है, खान खोलने के बाद भी नोटिस दिया जाता है, और जब माइन बाउंड्री बदलता है तो उसमें भी नोटिस दिया जाता है। ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, रिलेटेड प्रोविजंस है माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 और रेगुलेशन नंबर 3 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम लोग मिला के सारा कंटेंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले बिफोर नोटिस की, यानी खान खोलने से पहले जो नोटिस दिया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई खदान खोला
जाने का इरादा किया जाता है, तो ऐसा करने या खान खोलने से पहले कम से कम 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले उस खदान का एजेंट, मैनेजर या ऑनर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को नोटिस देंगे। अब नोटिस देंगे तो कौन से फॉर्म में देंगे? चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में देंगे। और इसके अलावा कुछ इसमें अटैचमेंट्स भी होंगे इस नोटिस में। वो अटैचमेंट्स क्या होंगे? सरफेस प्लान एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये अटैचमेंट्स नोटिस के साथ जाएंगे। अब जब ये रेगुलेशन आया था तब ये फॉर्म स्पेसिफाई नहीं था कि कौन से फॉर्म में जो माइन ओपनिंग का जो नोटिस है उसे भेजना है, बट 1 साल के बाद लगभग आई थिंक 17 या 18 में शायद चीफ इंस्पेक्टर ने फॉर्म स्पेसिफाई कर दिया है फॉर द नोटिस फॉर ओपनिंग माइन। ठीक है, और वो जो फॉर्म है वो है फॉर्म 1A। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। खदान खोलने का नोटिस कौन से फॉर्म में दिया जाता है? तो फॉर्म 1A। तो ये हुआ बिफोर नोटिस, यानी खान खोलने से पहले जो दिया जाता है उसके बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं आफ्टर नोटिस, यानी जब खदान खुल जाता है उसके बाद क्या। तो जब भी खदान खुल जाता है तो खदान खुलने के बाद तुरंत, फोर्थविथ, तुरंत उस खदान के एजेंट, मैनेजर, ओनर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं। किस लिए? अबाउट द एक्चुअल डेट, कि किस डेट को ये माइंस जो है वो ओपन हुआ है, कब खुला है। तो ये वो आफ्टर नोटिस के बारे में। इसमें जो लास्ट चीज़ हमें पढ़ना है वो है नोटिस फॉर चेंज इन माइन बाउंड्री, यानी जब भी खान की सीमा में बदलाव होता है तो उसके लिए क्या नोटिस है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में। तो इसमें भी बताया गया कि जब भी आपको खदान का जो माइन बाउंड्री है, खान सीमा है, उसमें बदलाव करना है तो बदलाव करने के 7 दिन के अंदर, ठीक है, खदान का जो सीमा है उसमें बदलाव करने के 7 दिन के अंदर इसका नोटिस किसे भेजना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और अटैचमेंट्स क्या देने होंगे? प्रपोज्ड प्लान, यानी जो प्रस्तावित प्लान है जिसमें नया माइन बाउंड्री दर्शाया गया हो वो भेजना पड़ेगा, और SMP भी भेजना पड़ेगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैं चीज़ आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। सपोज, ठीक है, माइन बाउंड्री का इशू है, ये जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज एक माइन है, ठीक है, ये सपोज ये यहाँ से लेके ये जो पूरा आप समझ सकते हैं ना, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ जो आपको इस जो बॉक्स दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, समझ लीजिए ये एक पूरा माइन है। और ये जो माइन है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट A एंड सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट P। दोनों जो माइंस हैं, सॉरी, एक ही माइंस है जो 2 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। जो एक माइंस है उसका ओनर कौन है? टाटा स्टील। सपोज कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पे टाटा स्टील इस पूरे माइंस का ओनर है, और ये जो माइंस है डिस्ट्रिक्ट A में फैला हुआ भी है, डिस्ट्रिक्ट B में फैला हुआ है। तो अब ये जो रेगुलेशन के अधीन जो अभी हम लोगों ने बात किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजना पड़ रहा है, अभी खदान खोलने से पहले, खदान खोलने के बाद भी सूचना देना पड़ रहा है, और जब माइन बाउंड्री में परिवर्तन हो रहा है तब भी सूचना देना पड़ रहा है, तो किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये सब सूचना देना पड़ेगा या नोटिस भेजना पड़ेगा? तो इस केस में वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देना पड़ेगा या नोटिस देना पड़ेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज दिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो ये हुआ रेगुलेशन नंबर 3 कंप्लीट। अभी बात करते हैं रेगुलेशन 4 के ऊपर, विच इज़ एनुअल रिटर्न। इस एनुअल रिटर्न के रेगुलेशन में हम लोग बात करेंगे जनरल एनुअल रिटर्न, स्पेशल केस में एनुअल रिटर्न और इससे रिलेटेड प्रोविजंस, जैसे रेगुलेशन 222, रूल 29P ऑफ माइंस रूल 1955। तो एनुअल रिटर्न जनरल केस में भेजा जाता है, स्पेशल केस में भेजा जाता है, और इसके लिए रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं, इससे मिलता जुलता प्रावधान भी है। खुद रेगुलेशन में 222 में है, और रूल में भी आपको मिलेगा 29P में। ठीक है, माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29P में मिलेगा। तो चलिए इसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जनरल एनुअल रिटर्न के बारे में बात करते हैं पहले। तो इसमें बताया गया है कि हर साल, ठीक है, हर साल 1 फरवरी या उससे पहले पिछले साल की एनुअल रिटर्न उस खदान के एजेंट, मैनेजर या ओनर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में। ठीक है, वो जो फॉर्म है वो अब निर्धारित कर दिया जा चुका है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, और उस फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म 3 है। ये कौन सा एनुअल रिटर्न है? जनरल एनुअल रिटर्न, जो हर साल, ठीक है, भेजा जाता है। अभी बात करते हैं एनुअल रिटर्न इन स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केस में एनुअल रिटर्न भी भेजते हैं। कौन कौन से केसेस है? 3 केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अबैंडनमेंट और क्लोजर,
सेकेंड इज चेंज इन ऑनरशिप एंड थर्ड इज डिसकंटिन्यूएंस एक्सीडिंग 60 डेज। ठीक है, यानी जब खदान बंद करते हैं, ठीक है, खदान बंद करते तभी भी एनुअल रिटर्न भेजते हैं। जब खदान का जो ऑनर है वो बदल जाता है तब भी एनुअल रिटर्न भेजते हैं। और जब भी खदान में जो वर्किंग्स है वो डिसकंटिन्यू किया जाता है 60 दिन से ज़्यादा दिन तक, तब भी एनुअल रिटर्न भेजते हैं। तो अगर अगर बात करते हैं हम लोग खदान बंद करने के केस में, तो ऐसे केस में खदान बंद करने के 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजा जाता है, सेम पर्सन को भेजा जाएगा, सेम आदमी के द्वारा। ठीक है, और अगर ऑनरशिप बदलता है तो भी 30 दिन के अंदर भेजा जाएगा। अगर स्थगित करने की बात आती है 60 दिन से ज़्यादा दिन तक, तो 90 दिन के अंदर ऐसा एनुअल रिटर्न सेम आदमी लोग को भेजा जाएगा, सेम फॉर्म में, फॉर्म 3 में। ठीक है, अब रेगुलेशन 222 में भी एनुअल रिटर्न के बारे में बताया गया है, लेकिन वो जो एनुअल रिटर्न है वो मीथेन एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, कोल माइन मीथेन, अबंडन मीथेन, उससे रिलेटेड है। उस केस में क्या होता है कि जो एनुअल रिटर्न है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा जाता है मीथेन एक्सट्रैक्शन वाला केस में, रेगुलेशन 222 के अकॉर्डिंग। उस केस में सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर और रीजन इंस्पेक्टर को एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। बट रेगुलेशन नंबर जो 4 है, जो कि कोल माइंस के लिए है, उसमें आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों को नोटिस भेजा जाता है। इसके अलावा एक और रिलेटेड प्रोविजन था, रूल 29P ऑफ माइंस रूल 1955। इसमें बताया गया कि इसमें भी एक एनुअल रिटर्न है जो सिर्फ मैनेजर भेजते हैं। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को कब भेजते हैं? 20 फरवरी या उससे पहले। ठीक है, कौन से फॉर्म में? तो ये फॉर्म है टी फॉर्म में। ठीक है, और जब बंद होता है तभी भी ऐसा एनुअल रिटर्न भेजते हैं 30 दिन के अंदर, और स्थगित के केस में 90 दिन के अंदर। ठीक है, बट रूल नंबर 29P के अंदर जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है वो IME PME का एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। बट जो रेगुलेशन का जो एनुअल रिटर्न है वो ओवरऑल माइंस का एनुअल रिटर्न होता है, उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये हुआ एनुअल रिटर्न के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस, यानी खदान बंद करने का या स्थगित करने का नोटिस, रेगुलेशन नंबर 5। तो इसमें भी दो तरह के नोटिस भेजे जाते हैं, बिफोर नोटिस एंड आफ्टर नोटिस। यानी खदान बंद करना हो, स्थगित करना हो तो उससे पहले नोटिस भी भेजते हैं, और बंद करने के बाद, स्थगित करने के बाद भी भेजते हैं। इसके अलावा इससे मिलता जुलता प्रोविजंस क्या है? रेगुलेशन 120। ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले बात कर लेते हैं बिफोर नोटिस के बारे में। बिफोर नोटिस में बताया गया है कि जब भी किसी खदान को बंद करने का या स्थगित करने का, स्थगित इन द सेंस 60 दिन से अधिक दिन तक स्थगित करने का इरादा किया जाता है, तो उस खदान का जो एजेंट होगा, मैनेजर होगा या फिर ओनर होगा, कम से कम 30 दिन पहले, बिफोर, ठीक है, कम से कम 30 दिन पहले इसकी नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है, इसी तरह आफ्टर नोटिस भी है, जब खदान ऑलरेडी अब बंद हो चुका है या स्थगित हो चुका है, तो 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर क्या करना है? आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजना है। तो रिलेटेड प्रोविजन है रेगुलेशन 122। इसमें बताया गया है कि जब भी आपको डिसकंटिन्यूएंस करना है, अबंडनमेंट करना है, क्लोजर करना है, तो उस केस में उस खदान के जो ओनर हैं प्रोटेक्टिव कार्य करेंगे, कुछ सुरक्षात्मक कार्य करेंगे, ताकि डिसकंटिन्यूएंस और अबंडनमेंट केस यानी उसके दौरान कोई भी अनहोनी ना हो जाए। सपोज अगर खदान बंद करना है या डिसकंटिन्यूस करना है तो उसके जैसे कि पिट टॉप में जो साफ्ट होता है उसके चारों तरफ फेंसिंग अच्छे से कर दें। ठीक है, अगर ओपन कास्ट की बात करें तो फेंसिंग लगा दें। तो इस तरह से एक्टिव वर्क जो है वो कंप्लीट करा होना चाहिए ऑनर के द्वारा बिफोर सच अबैंडनमेंट, डिसकंटिन्यूएंस और क्लोजर। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि अबैंडनमेंट और क्लोजर के टाइम में कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजेंगे और डिसकंटिन्यूएंस के टाइम में कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं अबैंडनमेंट क्लोजर का मतलब, ठीक है, खदान बंद करने से रिलेटेड ही है। तो अगर ऐसा हो तो फॉर्म 1C से भेजा जाएगा नोटिस, और डिसकंटिन्यूएंस हो तो 1D से भेजा जाएगा। D से डिसकंटिन्यूएंस, D से 1D। ठीक है, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, C से क्लोजर और 1C से। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, 1C फॉर अबैंडनमेंट और क्लोजर, 1D फॉर डिसकंटिन्यूएंस। ठीक है, फॉर्म याद हो जाएगा। कौन कौन से फॉर्म अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट? हम लोगों ने कर लिया है 1A, ठीक है,
और अभी 1C हो गया और 1D भी हो गया है, ठीक है, और 3 भी हो गया एनुअल रिटर्न। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन के ऊपर, विच इज़ रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। खदान खोल चुके हैं, एनुअल रिटर्न भेज चुके हैं, खदान को बंद कर चुके हैं, अभी बात करते हैं खदान को दोबारा खोलने का। तो इसमें भी दो तरह के नोटिस भेजते हैं, बिफोर नोटिस एंड आफ्टर नोटिस, यानी रीओपनिंग करने से पहले भी नोटिस भेजते हैं एंड आफ्टर भी नोटिस भेजते हैं, रीओपनिंग जब हो जाए फिर भी नोटिस भेजते हैं। तो इसमें क्या है कि बिफोर नोटिस जो होगा, यानी रीओपनिंग करने से पहले जो नोटिस होगा वो 30 दिन पहले भेजा जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एजेंट, मैनेजर या ऑनर के द्वारा। और अगर आफ्टर नोटिस की बात की जाए, यानी रीओपन हो चुका है माइंस, तो तुरंत इसकी जो डेट है, एक्चुअल डेट है, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाय एजेंट, मैनेजर और ऑनर। फॉर्म की बात करें तो कौन सा फॉर्म होगा, फॉर्म 1B। तो 1B क्या हो गया, नोटिस फॉर रीओपनिंग का फॉर्म। 1A क्या था, नोटिस ऑफ ओपनिंग, ठीक है। 1C क्या था, क्लोजर और अबेंडनमेंट का फॉर्म। 1D क्या था, डिसकंटिन्यूएंस का फॉर्म, ठीक है। और 3 क्या था, 3 था एनुअल रिटर्न का फॉर्म, ठीक है। तो ये हुआ रेगुलेशन नंबर 6। बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 7, विच इज़ नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर, ETC, ठीक है। ऑनर बदलने का नोटिस या फिर एजेंट, मैनेजर की अपॉइंटमेंट का नोटिस। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है कि जो नेम होगा माइंस का वो चेंज होगा, तो उसके इसमें क्या होना चाहिए। ऑनरशिप में अगर चेंज होता है माइंस का तो उसमें क्या होगा, एड्रेस अगर चेंज होता है ओनर का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। और जब भी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन होता है जॉब का, तो उस केस में क्या क्या नोटिस किस तरह से भेजा जाता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन द नेम ऑफ माइंस, ओनरशिप और एड्रेस ऑफ द माइन, ठीक है। जब कभी भी खदान का नाम बदल दिया जाता है, ठीक है, सपोज कोई माइंस था, वो किसी और कंपनी द्वारा चल रहा था, उसका नाम कुछ और था, अभी दूसरी कंपनी आ गई, ठीक है, उसका नाम बदल दिया, या फिर किसी भी कारण से किसी खदान का नाम बदल दिया जाता है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑनरशिप बदल गया, अभी टाटा का माइंस है, कल को कोल इंडिया लिमिटेड ने वो माइंस को खरीद लिया, अपने अंडर में ले लिया, तो ऑनरशिप बदल गया। या फिर जो ऑनर का जो एड्रेस है वो बदल जाता है, तो ऐसे केस में उस खदान का एजेंट, मैनेजर या ऑनर ऐसे बदलाव होने के 7 दिन के अंदर इसकी सूचना, इसका नोटिस किसको भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस नहीं भेजा जाता है। फॉर्म की बात कर लेते हैं, फॉर्म 2A कब भेजेंगे, जब खदान का नाम में बदलाव होगा तो 2A में भेजना है। अगर ऑनरशिप में बदलाव हुआ है तो किस में भेजना है, फॉर्म 2B में। और अगर ऑनर का एड्रेस में बदलाव हुआ है तो कौन से फॉर्म में भेजना है, 2C में। तीनों केस में भेजना है 7 दिन के अंदर नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ ऑफिसर्स, यानी जब भी नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है ऑफिसर्स की, तब भी नोटिस भेजते हैं। तो किस तरह के ऑफिसर्स के लिए नोटिस जाएगा, जैसे कि अब एजेंट का अपॉइंटमेंट होना है या टर्मिनेशन होना है, या फिर मैनेजर का अपॉइंटमेंट होना है, टर्मिनेशन होना है, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम लोग ओवरमैन मानिंग सरदार का कोर्स, बट यहाँ पर ओवरमैन और सरदार का जो डिटेल्स है यह इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर ओवरमैन सरदार का अपॉइंटमेंट होता है या टर्मिनेशन होता है तो ऐसा नोटिस नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ इन्हीं जो ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट होंगे या टर्मिनेशंस होंगे उनमें नोटिस भेजा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कब भेजा जाएगा नोटिस। तो जब भी अपॉइंटमेंट होगा या टर्मिनेशन होगा उनकी जॉब का, तो अपॉइंटमेंट होने या टर्मिनेशन होने के 7 दिन के अंदर भेजना है, ठीक है, बाई एजेंट, मैनेजर या फिर ओनर के द्वारा, किसे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। अब फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म 2D किसके लिए, अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो, 2E किसके लिए, फॉर टर्मिनेशन हुआ है तो, ठीक है। तो फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, फॉर्म 2A किस लिए, नेम ऑफ माइन के लिए, 2B ऑनरशिप चेंज के लिए, 2C एड्रेस ऑफ ऑनर चेंज के लिए, 2D फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स के लिए एंड 2E फॉर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको, आपके मन में डाउट होगा या नहीं भी होगा तो आप पक्का गलती करने वाले हैं अगर इसे नहीं जान रहे हैं तो, ठीक है। आप गलती कर सकते थे या फिर आप पक्का
गलती करेंगे ही करेंगे अगर इसको नहीं बताया जाए तो। ठीक है, तो देखिए जब भी ऑनर बदलता है तो नोटिस भेजा जाता है, ऑनर बदलने का भी एंड रिटर्न भेजने का भी। अगर आपका सवाल है उसको पढ़िए पहले, इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अगर ओनरशिप बदलता है तो एनुअल रिटर्न कितने दिन के अंदर भेजना है, तो 30 दिन आंसर होगा। अगर ऑनर बदलता है तो ऑनर बदलने का नोटिस कितने दिन में भेजा जाएगा, 7 दिन के अंदर भेजा जाएगा। तो ये है डिफरेंस जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, ऑनर चेंज का नोटिस है या फिर एनुअल रिटर्न भेजने का नोटिस है जब ऑनर बदलता है तो। ठीक है, एनुअल रिटर्न के लिए 30 दिन और ऐसे ऑनरशिप चेंज के लिए 7 दिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कौन कौन सा एक्सीडेंट है, कौन कौन सा डेंजरस अकरेंस है जिस पर ये पूरा रेगुलेशन 8 एप्लीकेबल होता है। दूसरा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस कौन कौन है। इससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन नंबर 23 एंड रेगुलेशन नंबर 251। और इसमें ये पढ़ेंगे डिफरेंट नोटिस भेजे जाते हैं विथ टाइम और लास्ट में इंक्वायरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह के एक्सीडेंट या किस तरह के डेंजरस अकरेंस के लिए ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है। तो ये यहाँ पे जो एप्लीकेबल है वो डेथ के लिए एप्लीकेबल है। माइनिंग ऑपरेशन के कारण किसी की मृत्यु हो जाएगी या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाएगा तो इसके लिए एप्लीकेबल ये रेगुलेशन। एक्सप्लोजन हो जाता है, इग्निशन हो जाता है, उसके लिए है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, आग लग गया, ठीक है। किसी वर्किंग में या किसी मशीनरी में आग लग गया तो उसके लिए भी है। किसी एक्सकवेशन, लोडिंग या ट्रांसपोर्ट मशीनरी से कोई चीज़ गिर गया, ठीक है, तो उससे उसके लिए भी ये नोटिस है। प्रेशर के कारण किसी इक्विपमेंट का ब्रस्ट हो जाना, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, 7 में, ठीक है, 7 में ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस भी इंक्लूड होगा। इरप्शन और इंग्रेस ऑफ वाटर और लिक्विड मैटर, ठीक है, पानी जैसे कि इनंडेशन, वो भी इंक्लूड होगा। कोल बम्प भी इसमें इंक्लूड होगा। प्रीमेच्योर कोलैप्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है, बारूद के कारण अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो भी इस रेगुलेशन के लिए वो एप्लीकेबल होगा। एंड नेक्स्ट जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो और भी है, जैसे कि ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ रोप, चेन, हेडगियर, पुली, ईटीसी। ठीक है, हेडगियर का जो चेन होगा, पुली होगा, उसमें फ्रैक्चर हो गया, टूट गया तो उसके लिए भी नोटिस भेज देंगे। ओवर वेंडिंग के केस में भी भेजते हैं और एप्लीकेबल होगा इस रेगुलेशन के लिए। और जो वाइंडिंग चेन का जो एसेंशियल पार्ट है उसमें अगर कोई फ्रैक्चर या ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए भी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है। इसके अलावा ब्रस्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट कंटेनिंग स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, ब्रेकेज और फ्रैक्चर और फेलियर ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी मशीनरी और ऑपरेटर्स। ऐसा स्लाइड जिससे किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है या मशीनरी को डैमेज हो जाता है या फिर नॉर्मल जो माइनिंग के काम हैं उसमें बाधा हो जाते हैं तो भी उसमें ये इंक्लूड होगा रेगुलेशन में। फेलियर ऑफ डंप, डंप आपका फेलियर हो गया, ठीक है, चाहे वो ओबी डंप हो चाहे कोल डंप हो, उसके लिए भी जाएगा। ठीक है, साइट्स जो होंगे उसमें फेलियर हो जाता है ओपन कास्ट माइंस के तो उसमें भी ये रेगुलेशन लागू होगा। इसके अलावा स्पार्क अगर जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिसके कारण बर्न इंजरी हो जाती है किसी पर्सन को, तो उसके लिए भी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। एंड ईटीसी बहुत सारे हैं, बस नाम अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो उतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमेशा याद रख लें। अब इसमें बात करते हैं डिफरेंट नोटिस विथ टाइम। ठीक है, तो देखिए नोटिस दो तरह के अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत तरह के नोटिस हैं बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक इन्फॉर्मेशन एंड नोटिस, तुरंत जो सूचना देते हैं और जो नोटिस देते हैं उसके बारे में। तो जब भी ऐसा कोई भी एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, उनमें से कोई भी हो जाता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्विक इन्फॉर्मेशन। किसके द्वारा? बाय एजेंट, मैनेजर और ओनर। किसको भेजते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं, ठीक है, तुरंत। और किसको भेजते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी भेज देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को हमेशा नहीं भेजते हैं, उसको कब भेजते हैं? उसको भेजते हैं जब भी डेथ हो जाए या सीरियस बॉडली इंजरी हो जाए इलेक्ट्रिकल कारणों के कारण, बिजली के कारण, तो भेजते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी। नहीं तो सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं तुरंत नोटिस। कब भेजते हैं? फोर्थविथ, यानी तुरंत भेजते हैं नोटिस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, सूचना देते हैं। अब ये सूचना बहुत माध्यम से की जा सकती है, ठीक है, टेलीफोन, वायरलेस, बहुत सारा कुछ मेथड है उससे भेज सकते हैं।
अभी आता है नोटिस, ठीक है, नोटिस भेजना। तो नोटिस भेजना है, कब भेजना है? वो 24 घंटे के अंदर भेजना है। किसको? चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डेथ और एसबीआई हुआ है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ये अधिकारी होता है जो कंपनसेशन देता है, ठीक है। तो उसको भी भेजेंगे। कौन भेजेंगे? एजेंट मैनेजर ऑनर। तो एजेंट मैनेजर ऑनर भेजेंगे चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और एसबीआई कब भेजेंगे? विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्म होगा 4A, ठीक है। तो फॉर्म हो गया 4A। अब क्या करना है? नॉट डिस्टर्बिंग प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, यानी जो एक्सीडेंट का जो जगह है, जो प्लेस, उसको डिस्टर्ब, उसमें फेरबदल नहीं करना है। कब तक नहीं करना है जी? 72 घंटे तक नहीं करना है, या फिर जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर या जो इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा गया है वो आकर निरीक्षण नहीं कर लेते हैं। लेकिन ये तो हो गया जनरल बातें कि हमेशा ये फॉलो होंगी, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके बाद नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो सकती है। बट क्या ये जो नियम है वो हमेशा लागू होगा हर स्थिति में? तो इसका भी एक छूट है, एक एक्सेप्शन है कि अगर सपोज एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है किसी जगह पे और वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए अगर आपको ऐसा प्लेस को डिस्टर्ब करना पड़ा, फेरबदल करना पड़ा, तो आप कर सकते हैं। लाश निकालने के लिए भी अगर आपको फेरबदल करना पड़ा तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इनको छोड़कर कभी भी 72 घंटे तक या जब तक चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं आते हैं उस जगह को जहाँ एक्सीडेंट हुआ है डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं पेस्टिंग नोटिस इन माइंस। मतलब थान का जो नोटिस बोर्ड है उसमें एक्सीडेंट होने की सूचना को चिपकाना लगाना, ताकि खदान के सभी कर्मियों को पता चल सके कि हाँ खदान में यहाँ पे दुर्घटना हुआ है, ठीक है, सावधानी लेने की ज़रूरत है और इस पर चर्चा हो सके। तो ये कब तक करना है? ये कम से कम 14 दिन तक खदान का जो नोटिस बोर्ड है उसमें इसकी सूचना, इसका नोटिस लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोटिस के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस अलग अलग जगह में दिए गए हैं, कुछ एक्ट्स में भी हैं और कुछ रेगुलेशन में हैं। तो फॉर्म 4B का नोटिस, ठीक है, फॉर्म 4B का नोटिस किसके द्वारा भेजा जाता है? एएमओ के द्वारा, यानी एजेंट मैनेजर ऑनर के द्वारा। किसे भेजना है? सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है, ठीक है। 4A में किसको था? देखिए चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएपीसी। लेकिन अगर बात करते हैं 4B की तो सिर्फ किसे भेजना है? चीफ इंस्पेक्टर को। टाइम भी देखिए अलग है, कब भेजना है? 7 दिन के अंदर। किस लिए? हमेशा क्या नहीं, अगर एक्सीडेंट के कारण किसी की सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो उस केस में सिर्फ 4B में भेजना है चीफ इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर्म 4C, ठीक है। फॉर्म 4C में भेजे जाने वाला एक्सीडेंट का नोटिस, तो ये भी एजेंट मैनेजर ऑनर भेजेंगे, सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे। 15 दिन के अंदर भेजेंगे, लेकिन किसके लिए? जब भी कोई घायल व्यक्ति, ठीक है, ड्यूटी पे रिटर्न करता है तब 15 दिन के अंदर भेजना है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ था, किसी पर्सन को इंजरी हुई थी, उसके बाद वो ड्यूटी नहीं आ पाया, ठीक है, ट्रीटमेंट करा रहा था। ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब वो फिट हो चुका, फिर वो जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तब 15 दिन के अंदर उस खदान के एजेंट मैनेजर ऑनर चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे फॉर्म 4C में। इसके अलावा और भी दो तरह के नोटिस भेजे जाते हैं एज फार एज माइंस एक्ट इज कंसर्न। माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है, रिपोर्टेबल इंजरी का जो नोटिस है, ठीक है, उसको हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में, ठीक है, फॉर्म J में चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाता है, ठीक है। कौन कौन से पर्सन हैं जिनको रिपोर्टेबल इंजरी हुआ है, ठीक है, क्या कैजुअलिटी हुई है, इनकी पूरी जानकारी फॉर्म J में चीफ इंस्पेक्टर को हर 3 महीने में भेजी जाती है एजेंट मैनेजर या ओनर के द्वारा, ठीक है, क्वार्टरली भेजी जाती है। और अगर माइनर इंजरी की बात करें तो वो फॉर्म K में भेजी जाती है, हर साल भेजी जाती है 20 फरवरी या उससे पहले, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्वायरी की। अब चूंकि नोटिस जा चुका है बहुत सारे अथॉरिटी को, तो जिस भी अथॉरिटी को नोटिस गया है वो अगर डेथ हुआ है इन केस एक्सीडेंट में या सीरियस बॉडी इंजरी हुई है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि डेथ या एसबीआई क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो इंक्वायरी कब करनी है? 2 महीने के अंदर, ठीक है। कौन करेगा? वो अथॉरिटी करेगा जिनको नोटिस दिया गया है एक्सीडेंट का, ठीक है। तो यह आपको एक्सीडेंट का जो नोटिस है काफ़ी इजी समझ में आ चुका होगा, बहुत ही शॉर्ट में, और इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किए जा चुके होंगे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं रेगुलेशन 9, ठीक है, नोटिस ऑफ डिजीज बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज पढ़ेंगे,
ठीक है, नोटिस भी पढ़ेंगे एंड रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 25 भी पढ़ेंगे, यानी इससे संबंधित कौन सा प्रावधान है, सेक्शन 25। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड डिजीज हैं। तो फर्स्ट इज न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, तीनों लंग्स की बीमारी हैं, ठीक है, फेफड़ों की बीमारी है। मैग्नीज पॉइजनिंग है, मेसोथेलियोमास है, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियोमेट्रिक सब्सटेंस। तो ये 8 कुल नोटिफाइड डिजीज हैं। अगर सवाल में आता है कि कितने नोटिफाइड डिजीज हैं अभी तक, तो 8। ठीक है, सबके नाम याद कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं नोटिस के बारे में। तो नोटिस कौन भेजेगा, एजेंट मैनेजर ओनर भेजेगा। कब भेजेगा, 3 दिन के अंदर। कब से 3 दिन, जब भी उस खदान के एजेंट मैनेजर या ओनर को पता लगता है कि उसके खदान में काम करने वाला व्यक्ति नोटिफाइड डिजीज से ग्रसित है, तो ऐसा पता लगने के 3 दिन के अंदर इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंप्टेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को भेज देंगे। ठीक है, अगर आप सेक्शन 25 पढ़ते हैं माइंस एक्ट का, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा जांच भी कर रहा था, ठीक है, और उसे पता चला है कि उससे नोटिफाइड डिजीज है किसी पर्सन को, तो तुरंत इसकी सूचना रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर को करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन के अधीन जो नोटिस भेजा जा रहा है एजेंट मैनेजर ओनर के द्वारा 3 दिन के अंदर, ठीक है, CI, RI, DM, CAPC इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को, वो कौन से फॉर्म में भेजा जाएगा, तो फॉर्म 5 में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू क्रैश कोर्स। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन अस। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, कोशिश करने की पूरी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कर सकते हैं। लेजिस्लेशन पार्ट जो भी रेगुलेशन है, रूल हैं, एक्ट हैं, ठीक है, और बाकी जो लेजिस्लेशन के पार्ट है उसको कंप्लीट करने की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।